नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि भवन क्या होता है, यानी कि बिल्डिंग्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़े। टोटल जो है बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम लोग। और देखिए, जो भी सिलेबस में है उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा नोट्स के लिए। अदरवाइज आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 1 में 2 लेक्चर होने वाले हैं। एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका और एक लेक्चर आज के लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे भवन क्या होता है, भवन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, बिल्डिंग के बारे में। उसके बाद पढ़े थे हम लोग टाइप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़े थे। तो बिल्डिंग हम लोग पढ़े थे जो टाइप ऑफ बिल्डिंग के थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मतलब एनबी कोड के अकॉर्डिंग टू एनबी कोड के अनुसार भवन के वर्गीकरण पढ़े थे। ठीक है, तो इसमें हम भवन के वर्गीकरण एनबी कोड के अनुसार पढ़े थे। तो उसका हम लोग क्या टाइप सिर्फ देखे थे। ठीक है, तो हम लोग टाइप देखे थे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग कितने प्रकार के एनबी कोड के अकॉर्डिंग हम लोग 9 प्रकार से देखे थे। कौन कौन सा भवन? एक आवासीय भवन जिसको वर्ग ए के अंतर्गत रखा है, दूसरा शैक्षणिक भवन वर्ग बी के अंतर्गत रखा गया, तीसरा संस्थागत भवन वर्ग सी के अंतर्गत, इसी तरह से चौथा है आपका सभा भवन, पाँचवा है आपका व्यवसायिक भवन, और छठा वाणिज्य भवन, औद्योगिक भवन, भंडार भवन और जोखिम युक्त भवन। ठीक है, इन सभी टाइप के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आइए हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, और क्लासेस आपके प्रॉपर वे में चलती रहेंगी। और किस सब्जेक्ट के क्लासेस चलाए जाए, टाइम टेबल भी जल्द ही इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए। चलिए, तो हम आगे इसके देखते हैं। तो देखिए, एनबी कोड के अकॉर्डिंग टू एनबी कोड के अनुसार 9 प्रकार की होती हैं बिल्डिंग्स। जो क्लासिफिकेशन है ऑक्यूपेसी एंड एनबी कोड। जब आपको एनबी कोड बोलेगा तो ये वाला आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो कितने 9 प्रकार की होती हैं। पहला आइए जानते हैं आवासीय भवन यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग आइए देखते हैं एनबी कोड के अकॉर्डिंग। तो राष्ट्रीय भवन संहिता यानी एनबी कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार ऐसे भवन जिसमें आवश्यक रूप से सोने, रहने, विश्राम करने की व्यवस्था रहती है। ठीक है, परंतु भोजन बनाने वाला कमरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आवासीय भवन जो एक एनबी कोड के अकॉर्डिंग होता है उसमें सोने, रहने, सब कुछ की व्यवस्था है, लेकिन भोजन बनाने वाला यानी किचन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, आवासीय भवन। क्लियर? चलिए, दूसरा जो आपका है शैक्षणिक भवन यानी एजुकेशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं शैक्षणिक भवन। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि शैक्षणिक भवन मीन्स मतलब जहाँ शिक्षण संस्थान हो। ऐसे भवन जहाँ शिक्षण संबंधी कार्य संपादित किए जाते हैं शैक्षणिक भवन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, इस तरह से पाठशाला हो गया, पुस्तकालय हो गया। तो ये सभी क्या है? शैक्षणिक भवन यानी एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तीसरा जो आपका है वर्ग क्लास सी में संस्थागत भवन यानी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। इस वर्ग में विभिन्न संस्थानों के भवन आते हैं। जैसे मान लीजिए चिकित्सालय हो गया, नर्सिंग होम हो गया, अनाथालय हो गया, वृद्धाश्रम हो गया। ठीक है, ये सब जैसे जेल हो गया, बंदीगृह हो गया। क्लियर? पागल खाना हो गया। तो ये सब क्या है? संस्था है एक, तो संस्थागत भवन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है चौथा जो है असेंबली बिल्डिंग, यानी कि असेंबली बिल्डिंग को हम बोलते हैं सभा भवन बोलते हैं। तो ऐसे भवन जहाँ से सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्य आदि संपन्न होते हैं सभा भवन कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ सामाजिक कार्य भी होंगे, धार्मिक कार्य भी होंगे, एंड क्या है मनोरंजन कार्य भी होंगे, तो उसको हम बोलते हैं सभा भवन। ठीक है, इस भवन में लोग इन कार्यों के लिए एकत्र होते हैं। तो यानी या तो सामाजिक कार्य के लिए एकत्र होंगे, धार्मिक या मनोरंजन के लिए एकत्र होते हैं। इस वर्ग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, सिनेमाघर, नाचघर, स्टेडियम, क्लब आदि आते हैं। ठीक है, तो इतने सब क्या है? सभा भवन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पाँचवा आपका नंबर जो हो क्लास ई, ए बी सी डी जो है ए बी सी डी जो है एक क्लास दर्शा रहा है। ए भी नंबरिंग में है, 5 नंबर पे ही आता है, तो क्लास 5वां नंबर यानी कि ई। क्लियर? इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। क्यों? अब मान लीजिए एफ 6वां नंबर हमको करना है, तो एफ मतलब 6वां नंबर। क्लियर? एफ भी 6वां नंबर है अल्फ़ाबेट में।
व्यावसायिक भवन की बात करते हैं तो ऐसे भवन जहाँ पर क्या है व्यावसायिक कार्य किए जाएँ, तो जहाँ पर व्यावसायिक कार्य किए जाएंगे उसको हम बोलते हैं व्यावसायिक भवन। क्लियर। चलिए, तो व्यावसायिक भवन में क्या है, जैसे बैंक हो गया, डॉक्टर के नर्सिंग होम, वकीलों के चेंबर, कंपनी आदि क्या है व्यावसायिक भवन के अंतर्गत आती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका छठवां वाणिज्य भवन यानी ट्रेड बिल्डिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रेड बिल्डिंग क्या है, जहाँ से वस्तुओं को क्या है बेचा जाता है। ठीक है, जहाँ से वस्तुओं को बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल्डिंग। ऐसे भवन जहाँ से उत्पादित वस्तुओं को क्या है बेचा जाता है वाणिज्य भवन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसमें दुकान आएंगी, स्टोर आएंगे, शोरूम आएंगे आदि आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके दुकान आ जाएंगे, शोरूम आ जाएंगे एंड शोरूम आ जाएंगे। ठीक, क्लियर, स्टोर रूम आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है क्लास जी। ठीक है, 7वां नंबर जो है क्लास जी है औद्योगिक भवन जिसको बोलते हैं। तो औद्योगिक जो भवन होते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। तो इसको हम पहले भी बताए थे जो क्लासिफिकेशन था। तो ऐसे भवन जहाँ से वस्तुओं का क्या है उत्पादन किया जाए, तो नाम से ही आपको आपको आई होप क्लियर हो गया होता है। ऐसे भवन जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है औद्योगिक भवन कहलाते हैं। क्लियर। तो वस्तु को जैसे आपका कोई फैक्ट्री हो गया, मिल हो गया, फैक्ट्री हो गया, चीनी मिल हुआ, कोई कारखाना हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसमें क्या वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका 8वां यानी क्लास एच, इसको बोलते हैं स्टोरेज बिल्डिंग यानी कि भंडार भवन। अब भंडार भवन क्या है, मतलब यहाँ क्या है वस्तुओं का क्या क्या होता है कलेक्शन होता है, यानी कि वस्तुएं इकट्ठा की जाती हैं। यहाँ भंडार घर जिसको नहीं बोलते हैं वही होता है। ठीक है, तो यानी कच्चा सामान रखा जाता है, जो कच्चा माल होती है उसी को वहाँ पर रखा जाता है। तो ऐसे भवन जहाँ से वस्तुओं को देखिए, ऐसे भवन जहाँ से वस्तुओं को तैयार करने वाला कच्चा सामान रखा जाता है, उनसे तैयार वस्तुओं को रखा जाता है भंडार भवन कहलाते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को जो तैयार करने वाला जो कच्चा सामान होता है ना, तो जहाँ पर रखा जाता है उसको हम बोलते हैं भंडार भवन बोलते हैं। क्लियर। जैसे आपका हो गया गोदाम हो गया। ठीक है, गोदाम हो गया, कोल्ड हो गया, कोल्ड स्टोर भी एक जानते हैं, स्टोरेज खाद भी जहाँ मतलब खाद तो रखा जाता है। ठीक है, अन्न घर होता है एक, तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या है अनाज रखे जाते हैं। ठीक है, उन सभी का कलेक्शन होता है, जहाँ सामग्री वस्तुओं का कलेक्शन होता है, जहाँ रखा जाता है जिस रूम में बंद कमरे में, उसको बोलते हैं भंडार भवन बोलते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आपका जो है रिस्की बिल्डिंग जिसको क्या बोलते हैं, रिस्की बिल्डिंग किसको बोलते हैं, जोखिम युक्त भवन। आपका 9 नंबर है, यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, तो इन 5 को आपको लिखना है और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। क्लियर। चलिए, तो रिस्की भवन क्या होते हैं, ऐसे भवन जहाँ ज्वलनशील पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का उत्पादन एवं भंडार किया जाता है, जोखिम युक्त भवन कहते हैं। ठीक है, जैसे पटाखे हो गए। ठीक है, जो पटाखे होते हैं जहाँ पर बनते हो वहाँ पर क्या रिस्की होता है, अगर आग लग गई तो वहाँ पर क्या हो भवन क्या हो वो काफ़ी मतलब क्षति हो जाती है। तो ऐसे भवन जहाँ पर क्या हो कि विस्फोटक पदार्थ हो, कोई हानिकारक पदार्थों को क्या है रखा जाता है या उत्पादन किया जाता है, भंडार रखा जाता है या उत्पादन किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम रिस्की भवन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल के डिपो, तो क्या आएंगे पेट्रोल डीजल के डिपो आ जाएंगे। उसके बाद आपके कौन से आएंगे, गैस सिलेंडर के साइड आएंगे, बारूद भंडार आदि आते हैं, जहाँ पटाखे उटाखे बनते हैं ये सब आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अगला जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है कि मतलब एकल बिल्डिंग एवं बहु बिल्डिंग में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछता है, बट बेसिक जानकारी के लिए इस क्वेश्चन को बता दी। मतलब अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि एकल बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, सिंगल स्टोरी और मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में कोई पूछ सकता है। एग्जाम में बहुत कम पूछता है। ठीक है, ना के बराबर इसका कोई चांस नहीं होता एग्जाम में, बट अब छोटा सा कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो एकल बिल्डिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो एकल बिल्डिंग ऐसे भवन जो एक तल के होते हैं, यानी एक मंजिल के होते हैं, मतलब एक ही तल के होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एकल भवन कहते हैं। ऐसे भवन जो 4 मंजिल से अधिक ऊंचे होते हैं उन्हें बहुमंजिल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि जो एक मंजिल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकल बिल्डिंग बोलते हैं, और बहुमंजिल क्या होते हैं जो 4 से अधिक होंगे। क्लियर। परंतु जब ये 10 मंजिल से अधिक ऊंचे होने लगते हैं तो इस प्रकार के भवनों को हाई राइज बिल्डिंग कहा जाता है। क्लियर, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब एकल बिल्डिंग मतलब उसका एक तल होगा, यानी कि एक बिल्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन बहुमंजिल क्या होता है, मतलब बहुमंजिल में हम क्या कहते हैं 4 से अधिक
4 से अधिक क्या होते हैं, तल होते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुमंजिल बोलते हैं। लेकिन जब 10 से अधिक हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऊंचे भवन, यानी कि हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि एकल बिल्डिंग क्या होता है, उसमें एक तल होता है। क्लियर। बहुमंजिल क्या होता है, इसमें बहुमंजिल ऐसा भवन होता है जिसमें 4 से अधिक तल हों, ठीक है, 4 से अधिक मंजिलें हों, उसको बहुमंजिल बोलते हैं। लेकिन जब 10 से अधिक रहेंगे तो उसको हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। इस क्वेश्चन से 3 ही टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन अभी लास्ट में हम बताएंगे कौन कौन सा टाइप किस तरह से बनते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे 5 नंबर का बनता ही है। क्लियर। चलिए तो बिल्डिंग के घटक के बारे में पूछ रहा है कि बिल्डिंग के घटक क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। तो कंपोनेंट है, बिल्डिंग क्या होते हैं, बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट हैं आपको भी आई होप पता होगा। क्लियर। तो पहला जो आपका कंपोनेंट है, वो क्या है, बिल्डिंग है, यानी कि फाउंडेशन। सॉरी, क्या है आपका फाउंडेशन। जैसे आपको मान लीजिए कि आपको कोई फाउंडेशन, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले फाउंडेशन उसका बनाएंगे। ये भी क्या है, एक फाउंडेशन भी एक क्या है, इसका घटक है। क्लियर। इस तरह से आप फाउंडेशन बनाए, फिर आप इस पर आप दीवार चलाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या है, इस पर दीवार चलाएंगे। फाउंडेशन एवं आपका क्या हो गया, यहाँ तक एक ग्राउंड लेवल आपका गया है यहाँ तक, ठीक है, ये GL हो गया ग्राउंड लेवल। तो ये आपका क्या हो गया, यानी फाउंडेशन हो गया, ग्राउंड ये न्यू बना तो ये इसको बोलते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे क्या है, फाउंडेशन बना, तो ये हो गया फाउंडेशन आपका। क्लियर। दूसरा आपका प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल क्या होता है, अब यहाँ प्लिंथ जो लेवल होता है ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, मतलब कुर्सी तल। प्लिंथ लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, ठीक है, कुर्सी तल जिसको बोलते हैं। क्लियर। अभी हम आपको 3D फिगर के माध्यम से आपको बता देंगे। क्लियर। चलिए सील रोग रद्दा क्या होता है, DPC। तो DPC क्या होता है आपका, ये होता है कि मतलब ये नीचे से क्या है, सीलन को नहीं मतलब ऊपर जाने देती है। तो इसके लिए हम क्या है, कंक्रीट का एक लेयर चढ़ा देते हैं, वो जो क्या होगा, वो सील ऊपर नहीं जाने देता है, यानी जब वो ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करता, सीलन आपके फर्श में प्लिंथ पर नहीं लगने देता है। क्लियर। तो सील रोग रद्दा उसको बोलते हैं। अभी हम इसको दिखाएंगे। क्लियर। DPC डैम प्रूफ कोर्स। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर लगेगा, यानी प्लिंथ के नीचे लग जाता है। क्लियर। अब यहाँ देखिए अधिसंरचना है। अधिसंरचना में जैसे दीवार हो गया, खंभे हो गए, स्तंभ हो गए, ठीक है, पिलर होंगे एंड कॉलम होंगे। ये भी क्या है, जो वाल होते हैं, दीवार, वो भी तो क्या है, कंपोनेंट ही है। पिलर्स जो होती हैं ये भी कंपोनेंट है, एंड कॉलम्स जो होती हैं ये भी कंपोनेंट है आपका बिल्डिंग का, भवन का। क्लियर। पांचवा जो है आपका, देखिए आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें दीवार एक अलग लिखे, खंभे अलग लिखे, आप स्तंभ अलग लिख सकते हो। तो क्या है, टॉपिक बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका टॉपिक बढ़ जाएगा, मतलब नंबर आप कंपोनेंट अधिक हो जाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग क्या है कि दीवार को एक नंबरिंग दीवार हो गया, तो उसके बाद इसके बारे में कुछ अभी इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। अगर आप इतने लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा ब्यूरोड अभी लिखना है इसका, ठीक है, विस्तृत में। शॉर्ट में लिख देंगे 2-3 लाइन एक एक हेडिंग पे, दीवार क्या होता है उसके बारे में लिख देंगे, खंभे स्तंभ के बारे में लिख देंगे, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। क्लियर। चलिए पांचवा जो है डॉट क्या होता है, आर्च के बारे में समझेंगे, लिंटर के बारे में समझेंगे, और धूप अवरोधक यानी कि सनसाइड के बारे में समझेंगे। क्लियर। चलिए उसके बाद आपका छठवां है, ये सब अलग अलग हेडिंग डाल के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हम कंपोनेंट यहाँ पर कलेक्ट करके दे दिए हैं। तो जिनको भी नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर, अभी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 980157 क्लियर। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स के लिए आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और नोट्स आपको किस किस सब्जेक्ट का मिलेगा इसके बारे में भी आपको बात किया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट में इसकी बात करते हैं। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर दीजिए, अगर मैं पोस्टर बनाकर टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा, 980157 ओनली व्हाट्सअप है, कॉल नहीं लगेगा। क्लियर। चलिए सातवां जो आपका जो कंपोनेंट है छत है, तो आप लोग स्लैब रूफ के बारे में जानते होंगे। आठवां जो है मुंडेर यानी कि पैरापीट होता है। नौवां आपका होता है स्टेयर, एंड 10 नंबर पे आपका दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ होंगी, एंड रोशनदान, वेंटेड डोर, विंडो एंड वेंटिलेशन। क्लियर। तो इन सभी के बारे में, तो यहाँ पर हम 10 ही लिखे हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट अधिक हो गए, दरवाजा अलग हुआ, खिड़की अलग हुआ, रोशनदान अलग हुआ, तो इसमें 3 आ गए हैं। अब यहाँ जीना आ गया 4। तो इसी तरह से जो आप लोग अलग अलग हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा। क्लियर। आइए हम जानते हैं न्यू क्या होता है, न्यू के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपको एक 3D फिगर की मदद से आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए
तो पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है फाउंडेशन, प्लिंथ क्या होता है, उसके बाद हम आपको 3D फिगर से बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्लियर। जैसे न्यू क्या होता है, न्यू के बारे में आप लोग सिर्फ इतना इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाए। संरचना का वह भाग जो भूतल से नीचे बनाया जाता है, अधिसंरचना का भार, ठीक है, संरचना का वह भाग जो भूतल से नीचे बनाया जाता है उसी को हम न्यू बोलते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। और अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर का भार नीचे अंत मृदा पर क्या स्थानांतरित होता है, न्यू कहलाता है, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सब स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके भी बारे में हम आपको बताते हैं। क्लियर। इसके भी बारे में आपको बताते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, अब यहाँ पर जानिए अधिसंरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर यानी कि संरचना का जो भाग आपको दिखाई देता है, यानी कि जो इस तरह से आपका न्यू होता है, समझिएगा आपका जो न्यू होता है इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से कुछ न्यू होता है, ठीक है, इस तरह से कुछ न्यू होता है। तो आपका जो संरचना का जो भी भाग है आपको दिखाई देगा, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर की भाग आपको दिखाई देगी, तो ये होगा आपका सुपर स्ट्रक्चर अर्थात अधिसंरचना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और संरचना का जो भाग नीचे यानी जमीन तल से नीचे है उसको हम बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। संरचना बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, आप याद कर लीजिए सब स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। अभी हिंदी आएगा तो उसको हम बता देंगे। क्लियर। आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश नाम पर फोकस करिए, सब स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। क्लियर। तो जो क्या है जमीन तल से नीचे होता है और सुपर स्ट्रक्चर का भार वियर करता है उसी को हम बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं। क्लियर। अभी हम 3D फिगर के माध्यम से समझाते हैं। प्लिंथ वाला देखिए, प्लिंथ क्या है, कुर्सी तल क्या होता है, इसके बारे में भवनों के भीतर वर्षा जल, बाढ़, धूल, मिट्टी व छोटे मोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की घुसने से रोकने के लिए भवन का प्लिंथ बनाया जाता है, ठीक है। भवन का फर्श भूमतल से कुछ ऊपर बनाया जाता है जिसे हम मृदा का स्थानांतरित होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्प्रिंट, भूमतल से ऊपर बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लिंथ बोलते हैं। क्लियर। क्लियर। यानी कि जो देखिए भवन के जो न्यू से ऊपर क्या है कि वर्षा का जल ना जाए, कीड़े मकोड़े ना जाए, इन सभी को घुसने के लिए क्या है भवन से यानी ग्राउंड लेवल से, उसके ग्राउंड लेवल से आपके क्या है कुछ ऊंचाई पर, ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर क्या है कुछ ऊपर क्या है फर्श बनाया जाता है, उसी को हम प्लिंथ बोलते हैं। फर्श तल तथा भूमतल के बीच की दीवार की ऊंचाई को हम कुर्सी तल बोलते हैं। क्लियर। कुर्सी तल समझ गए आई होप। देखिए कुर्सी तल फिर से समझिएगा, कुर्सी तल आप समझिएगा फिर से, भवनों के भीतर वर्षा जल, बाढ़, धूलकण, मिट्टी और मोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े घुसने से रोकने के लिए भवन का फर्श भूमतल से कुछ ऊपर उठा दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या फर्श तल तथा भूमतल के बीच दीवार की ऊंचाई को हम बोलते हैं कुर्सी तल बोलते हैं। क्लियर। थोड़ा सा सेंटेंस नहीं बैठ रहा था ना, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि सेंटेंस, क्योंकि आपको सेंटेंस अब यहाँ पर आप समझिए कि कुर्सी जो तल होता है, अब आप 3D फिगर पे आ जाइए। ये आपका होगा पूरा फाउंडेशन है, ठीक है, ये आपका फाउंडेशन है। तो नीचे जो फाउंडेशन आपको बनता है यहाँ तक आपका क्या है फाउंडेशन, यहाँ तक आपको क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर लिखा ये ग्राउंड लेवल है ना, ये यहाँ पर ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल है। क्लियर। अब ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी है सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा, सब स्ट्रक्चर अधिसंरचना जिसको बोल, ठीक है। और अधिसंरचना और ऊपर वाला क्या है सब स्ट्रक्चर, इसको हिंदी वाला नाम कंफर्म नहीं है, और ऊपर वाला इसके क्या है सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। सुपर तो मतलब सुपर स्ट्रक्चर, इसमें स्लैब का भी आ जाएगा लोड। तो सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड होता है, सुपर स्ट्रक्चर का जो भी लोड होता है एक कौन बियर करता है आपका क्या है सब स्ट्रक्चर, यानी कि न्यू ही आपका बियर करता है। क्लियर। फाउंडेशन ही आपका लोड बियर करता है। तो इसका लोड किस पे पड़ा, फाउंडेशन पे पड़ा। क्लियर। तो फाउंडेशन किसे बोलते हैं, जो सभी इन सभी का लोड क्या है बियर करता है उसी फाउंडेशन। तो ये आपका पोर्शन इतना बियर कर रहा है, इसी को बोलते हैं फाउंडेशन। क्लियर। अब आइए सुपर स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सब स्ट्रक्चर क्लियर हो। अब ये देखिए ग्राउंड लेवल हो गया। अब प्लिंथ लेवल क्या होता है, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर वो कितना होता है 45 to 60 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई पर आपका हो जाता है। नॉर्मली हम लोग 60 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, इनके बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में भी ले सकते हैं। तो इसकी ऊंचाई पर जैसे कि वर्षा का जल ना जाए, कोई कीड़े मकोड़े ना जाए, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पर आपका प्लिंथ होता है। क्लियर। और प्लिंथ पर ही आप लोग क्या है एक तरह से आप लोग रहते हैं, ठीक है, प्लिंथ के फर्श पर। अब इस प्लिंथ होगा ऊंचाई पर, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं DPC लगा हुआ है ब्लैक कलर वाला।
क्लियर। ये ब्लैक कलर भी जो है ये डीपीसी है, ये सील रोग रद्दा है, यानी नीचे से जो भी मॉइस्चर यानी नमी क्या है एब्जॉर्ब होंगी ये इस प्लिंथ से ऊपर दीवार में नहीं जाएंगी। क्लियर, आपके फर्श पर भी सीलन नहीं होगी, तो इसलिए यह क्या है कंक्रीट की डीपीसी की जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्लिंथ क्लियर हो गया, डीपीसी क्लियर हो गया, फाउंडेशन क्लियर, सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर ये सभी क्लियर हो गए। ये कंक्रीट का क्या है फाउंडेशन है, तो यहाँ तक हम लोग फाउंडेशन ही बोलेंगे। ठीक है, ग्राउंड लेवल तक, यानी क्योंकि क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट आपका जो है सील रोग रद्दा यानी डैम प्रूफ कोर्स जिसको बोलते हैं। सील रोग रद्दा क्या होता है हम आपको बताए हैं, सीलन को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए कुर्सी तल पर सील रोग रद्दा लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं डीपीसी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए अधिसंरचना। अधिसंरचना में क्या क्या आएगा, अधिसंरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर। तो जैसे दीवार हो गया, तो दीवार आपका सुपर खंबा हो गया, और क्या हो गया पिलर्स होंगे यानी कि कॉलम, पिलर्स एंड कॉलम्स हो गए। तो इनके बारे में देखिए, तो दीवार के छतों के आधार प्रदान करने के लिए दीवारें या खंभे निर्मित किए जाते हैं। तो आपको जो छत जिनके सपोर्ट के लिए आपको दीवार बनाया जाता है, खंभा भी बनाया जाता है उसी लिए। बाहरी धरन स्लैब के लिए कैंचियों के सिरों पर तथा बरामदों में प्रवेश के लिए कॉलम स्तंभों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं अधिसंरचना कहते हैं। क्लियर, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो छत होता है उसके छत के क्या आधार प्रदान करने के लिए आप ये सभी क्या है प्रदान किए जाते हैं। जहाँ दरवाजे होते हैं वहाँ पर क्या है पिलर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी लिख सकते हैं इसके बारे में। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है डॉट, लिंटर एवं धूप अवरोधक। डॉट क्या होता है, लिंटर क्या होता है एंड धूप अवरोधक क्या होता है, इसके बारे में जानिए। तो डॉट आप लोग पढ़े होंगे, आर्च जो होता है इसका एक चैप्टर ही आपको मिलेगा नेक्स्ट आगे। चलिए, तो क्या होता है डॉट, क्या होता है दीवारों को खुले द्वारों को पाटने के लिए वक्राकार आकृति में चिनाई करके जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे हम डॉट कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई गेट देखे होंगे या कुछ भी देखे होंगे, तो इस तरह से ये मान लीजिए इस तरह से आपको कुछ क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब हाफ सर्किल करके। ठीक है, हाफ सर्किल वर्गाकार आकृति में ये पूरा देखिए वर्गाकार ही है, इस तरह से आप सर्किल मिलाएंगे तो वर्गाकार रहेगा। लेकिन हाफ सर्किल का आपको इस तरह का आपको जहाँ भी आपको आकृति दिखे वो डॉट के अंतर्गत आता है, आर्च के अंतर्गत। कई प्रकार की होती हैं, इसका जो चैप्टर आएगा तो उसमें हम विस्तृत जानेंगे। क्लियर। लिंटर की बात करें, लिंटल की बात करें तो दीवारों में छोड़े गए दरवाजे या खिड़कियाँ आज को पाटने के लिए तथा चिनाई को ऊपर उठाने के लिए ऊपर जो विशेष क्षैतिज पट्टियाँ डाली जाती है उसे हम लिंटर कहते हैं। क्लियर, उसे हम क्या कहते हैं लिंटर कहते हैं। तो क्लियर हो, जैसे देखिए लिंटर का मतलब क्या है कि जब चिनाई होता है या कोई दरवाजा खिड़की हो तो उसके ऊपर क्या है उसके ऊपर क्या है लिंटर डाला जाता है, जिससे की वजह से क्या है धूप ना आए, वर्षा का पानी ना आए, इस सभी के जहाँ भी खुले स्थान रहते हैं उसके ऊपर क्या है स्लैब डाल दिया जाता है लिंटल का, कंक्रीट का, उसी को बोलते हैं लिंटर बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज पट्टी के रूप में ये होता है, विशेषकर क्या है क्षैतिज पट्टी, चिनाई को ऊपर उठाने के लिए उसके ऊपर जो क्षैतिज पट्टियाँ डाली उसी को हम लिंटर बोलते हैं। तो आइए हम लिंटर के बारे में जान लेते हैं। देखिए लिंटल क्या होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंडो होगा, ये विंडो आपका है ना, ये आपका देखिए ये आपका हो गया विंडो, ये आपका ये बीच में सिंबल जो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से कुछ इस तरह से ये विंडो दर्शाता है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे अभी बिल्डिंग ड्राइंग जो है ना उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बीच में सिंबल दर्शाया गया कि विंडो का है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है एक लिंटर जहाँ आरसीसी इसको छज्जा बोलते हैं, बट ये क्या आरसीसी होता है इसको लिंटर बोलते हैं, मतलब खुले भाग को ढकने के लिए। इसका काम क्या होता है कि मतलब इसमें बारिश वारिश का पानी इसमें अंदर ना आए। ठीक है, तो छज्जा, इसको आरसीसी छज्जा भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्लैब भी होता है, ये जो स्लैब होता है आरसीसी स्लैब, ये भी तो आपका क्या है बिल्डिंग कंपोनेंट है। ये स्लैब जो है बिल्डिंग कंपोनेंट ही है। पैरापिट, तो इस स्लैब के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सील भी लिख सकते हैं, सील लेवल यानी विंडो का सील लेवल, ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये भी एक कंपोनेंट है इसका बिल्डिंग का। नेक्स्ट आपका जो है पैरापिट वाल। पैरापिट वाल क्या होता है कि जो आपका स्लैब होता है यानी कि जो छत होता है उससे क्या होता है, उससे 2-3 मीटर के ऊपर पे क्या है दीवार चला दी जाती है, बाउंड्री वाला दीवार, ये उसी को बोलते हैं पैरापिट वाल बोलते हैं। जिससे क्या आप लोग बेसिकली आप लोग घर में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोगों के मतलब छत पर किनारे पर क्या ईंट की दीवार चली होती है, लगभग 3 फीट का या 2 फीट का किसी के ऊपर चलता है या 2.5 फीट का चला रहता है। क्लियर, 1 मीटर तक होता है।
चला देते हैं सब नॉर्मली। तो इतना दीवार चाहते हैं जिससे बच्चे उच्चे क्या हो गिरे ना नीचे, ठीक है, और कोई भी सामग्री ना गिरे, तो उसी को बोलते हैं पैरापेट वॉल बोलते हैं। क्लियर। बेसिकली ये 3 फीट का लेते हैं, ठीक, क्लियर। तो ये सभी कंपोनेंट है, आप लोग इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो आई होप आप लोग सब कुछ क्लियर होगा इस चैप्टर में। इस चैप्टर में टोटल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये चैप्टर टोटल फिनिश हो गया, और कोई भी क्वेश्चन इसमें सिंगल ऐसा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी चैप्टर से आपको बनने वाला है, और इसी में से मिलेंगे 110%, ठीक है। 100 पर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाना है। अब आइए हम जान लेते हैं कि आपका कितने पढ़े के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनेगा, भवन क्या होता है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, भवन क्या होता है, और इसके क्या वर्गीकरण कीजिए। भवन क्या होता है, भवन क्या होता है या परिभाषित कीजिए, और इसका क्या वर्गीकरण कीजिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन बोलेगा तो आप 5 प्रकार के जो हम बताए हैं वर्गीकरण, इसको लिख देना है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, एंड लिख देना है कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। क्लियर। और इसके बारे में लिख देना है। लेकिन जब वही कहे कि उपयोग के आधार पर, नेशनल बिल्डिंग कोड के आधार पर, एनबी कोड, ठीक है, एनबी कोड के आधार पर भवन का वर्गीकरण करिए, तो आपको वाला ये 9 वाला लिखना है। क्लियर। जो 9 टाइप थे उसको लिखना है। नेक्स्ट इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने वाला है, इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बनने वाला वो बनेगा कि आपका भवन के कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग के बारे में बताइए। तो आपको सभी कंपोनेंट के बारे में लिख देना है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा, जिसके लिए आपको 9801 57 612। क्लियर। इस पे आपको व्हाट्सअप करना होगा, और आप टेलीग्राम से लगातार बने रहिए, क्योंकि ये नंबर जो है ना, ये मोबाइल नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि परमानेंट नहीं है। तो टेलीग्राम पर रहेंगे, हम आपको नया नंबर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी अभी तक जो भी देख रहे हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। अगर इससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आपको टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम पर वहाँ मैं आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल यही चल रहा है। जो इस टाइम देख रहे हैं वीडियो, अब काफ़ी दिन बाद देखेंगे तो उसके लिए अलग होगा नंबर, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट है तो उसको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका नोट्स मिलेगा, जिसके लिए नोट्स कैसे मिलेगा, उसको प्राइम मेंबरशिप लेना रहेगा, जो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बता दिया जाएगा कैसे मिलेगा। जैसे ही कंटेंट रेडी होता आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ समझ। कोई भी डाउट रह गया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।